मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद 20 पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। भड़काऊ रील को लेकर बुधवार देर रात धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल हुए अबान का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इसमें एक धमकी भरा डायलॉग भी जोड़ा गया। रील के बैकग्राउंड में एक गाना लगाया गया। गाने के बोल है, सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ देते हैं। तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम, फाड़ के जाते हैं। धूमनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने एप्लीकेशन दी, जिसमें लिखा इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। एसीपी धूमनगंज अजेंद्र यादव ने बताया, बीएनएस की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथी हमजा समेत कई अज्ञात पर दर्ज की गई है। ये धारा सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान से संबंधित है। ये धारा उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर झूठी अफवाहें, बयान या भड़काऊ सामग्री फैलाते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ सकता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद भी अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान दहशत फैलाने से पीछे नहीं है। एक यूजर ने लिखा, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। एक अन्य ने लिखा, योगी जी को पता चला तो ऐसा फाड़ेंगे कि टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। अबान अतीक अहमद का 5वां और सबसे छोटा बेटा है। उससे बड़ा चौथे नंबर का बेटा अहजम है। 2 भाई उमर और अली जेल में हैं। तीसरे भाई असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान और अहजम दोनों नाबालिग थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान और अहजम को चकिया में लावारिस हालत में घूमते मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने राजरूपपुर बालगृह में भेजा था। दोनों वहां 221 दिन तक रहे। 4 अक्टूबर 2023 को अहजम बालिग हो गया। 9 अक्टूबर 2023 को बाल कल्याण समिति के आदेश पर दोनों भाइयों को उनकी बुआ परवीन कुरैशी के हवाले किया गया। इसके बाद दोनों भाई सीधे पिता और चाचा की कब्र पर गए थे। फिर दोनों शहर में नहीं देखे गए। तब से कल 26 नवंबर अबान का वीडियो सामने आया था। रिहा होने के बाद से दोनों हटवा में एक रिश्तेदार के घर रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर धमकी भरे डायलॉग वाली रील किसने और किस मकसद के साथ बनाई, इसकी पुलिस जांच कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार विकास कार्य का काम तेजी से चल रहा है, तो उसी कड़ी में कर्नलगंज इंटर कॉलेज में अलंकार योजना के तहत नई विंग का निर्माण होना है, जिसको लेकर शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने कर्नलगंज इंटर कॉलेज में पहुंचकर भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलंकार योजना के तहत कर्नलगंज इंटर कॉलेज के अंदर खाली हिस्से में एक नई विंग तैयार की जा रही है और विधायक नीति से भी लाखों रुपए दिए गए हैं, जिस विद्यालय में विकास हो और आने वाले छात्र एवं छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस विकास को लेके देखिए, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, अलंकार योजना, जिसके तहत कर्नलगंज कॉलेज में जितना आप पीछे देख रहे हैं पूरी एक नई विंग बनने जा रही है। और इस पे जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर नियोगी सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे, और पूरे जो यहाँ की फैकल्टी है, हमारे नीरज दीक्षित जी हैं, भाजपा के बड़े एक्टिव सीनियर कार्यकर्ता भी हैं, पूर्व विधायक जी नंदलाल जी भी यहाँ पे हैं, रॉबिन गुप्ता जी, प्रिंसिपल साहब, सब लोगों ने यहाँ पे मिलके सहयोग किया है। और अलंकार योजना का ऐसी स्कीम बनाई है कि एक विंग पूरी जो जर्जर हो गई थी, बहुत पुराना ये कॉलेज है और बहुत इसके एल्यूमिनाई बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो एक नई विंग बन जाएगी। और वो ऐसी विंग बनेगी कि वो वर्टिकली, जैसे भविष्य को देखते हुए यहाँ इंग्लिश मीडियम में शुरू होने वाला है, तो वर्टिकली भी हम लोग उसमें कंस्ट्रक्शन करा सकें। जब यहाँ पे ये काम हो जाएगा तब बाकी का भी जो स्कूल का पार्ट है उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावा भी विधायक निधि के माध्यम से इसमें काफ़ी लाखों रुपए दिए गए हैं और 15 लाख के आसपास दिए गए हैं। और जिससे कि यहाँ पे जो रास्ते हैं, जो संपर्क के रास्ते हैं, कॉलेज के कई एंट्रेंसेज हैं, उनको बनाने का काम किया गया है, जो कॉलेज के भी काम आता है। और इस बार मैंने खुद उसको यूज़ किया है दुर्गा पूजा के दौरान, क्योंकि एक पुरानी बारवाड़ी, ये बंगाली
हेरिटेज की प्रॉपर्टी है। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी बारवाड़ी कर्नलगंज बारवाड़ी भी प्रयागराज में है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है दुर्गा पूजा का। तो एक बड़ी बारवाड़ी भी यहाँ होती है, पूरा प्रयागराज आता है यहाँ पे, तो उसके लिए भी वो काम में आ गई। मैंने खुद उसको यूज़ किया है। तो यही सब विकास के कार्य हो रहे हैं उसी के भूमि पूजन में, जो अलंकार योजना के तहत सरकार ने दिया है। और ये सब जगह दिया गया है जहाँ पे भी मैनेजमेंट एक्टिव है। कल मुझे पता चला कि कल मैं गया था आर कन्या का 145th ईयर था, तो KP जायसवाल जी की एनिवर्सरी दिवस था कल, तो वहाँ पे भी अलंकार योजना से हुआ है। तो ये एजुकेशन जो हार्ट है, आज हमको अगर इंडिया को पाकिस्तान से अलग करता है, अफ़गानिस्तान से अलग करता है कोई चीज़, तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन के ऊपर जो सबसे न्यू होती है उस पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का एक काम हुआ है। और याद रखिए इसके पहले स्मार्ट सिटी के तहत भी हम लोगों ने काम कराया था। तो एक लगातार हम अब अपग्रेड कर रहे हैं SS एडेड स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल या किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से पीछे ना रहें। संगम नगरी प्रयागराज में SAR को लेकर तेजी से फॉर्म भरने का कार्य कराया जा रहा है, तो वही SIR को लेकर चल रहे कैंप का जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्मों के कलेक्शन और डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज शहर उत्तरी के अशोक नगर स्थित डिवाइन हॉट स्कूल में बने बूथ पर BLO द्वारा किए जा रहे SIR फॉर्मों के वितरण, कलेक्शन और डिजिटाइजेशन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जनपद प्रयागराज में SIR का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। आज अभी की जो अपडेट है उसके हिसाब से लगभग 45% वोटर्स को हम लोगों ने डिजिटाइज़ कर दिया है और लगभग 55% और वोटर्स हैं जिनको हमें डिजिटाइज़ करना है। जितने दिन बचे हैं उसमें हम लोगों ने अपने टारगेट्स को डिवाइड कर दिया है कि किस तरह से हमें ये अचीव करना है। आज हम लोग इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा के जिस सेंटर पे आए थे, यहाँ पे 5 BLO उपस्थित हैं। पाँचों ने अपना लगभग 50 से 60% काम पूरा कर लिया है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो लोग और पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि अभी SIR के इस काम में आप सभी सहयोग करें। इस स्टेज पे किसी को भी कोई दस्तावेज अभी देने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको जो एनुमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है उसको भर के, और अगर 2003 में आपका या आपके माता पिता का नाम है किसी भी बूथ में या किसी बाहर की भी विधानसभा में या किसी दूसरे प्रदेश में भी, तो उसका विवरण आप उसमें उपलब्ध करा सकते हैं और उसको साइन करके आप BLO को उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि हमारा डिजिटाइजेशन का काम तेज़ गति से आगे बढ़ सके। इसके अलावा ऑनलाइन भी एनुमरेशन फॉर्म को डिजिटाइज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोई भी मतदाता जो अभी आज के डेट में मतदाता है वो वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पे या ECI की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है उस पर जा कर के आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा के अपना EPIC नंबर डाल करके आप एनुमरेशन फॉर्म को भर सकते हैं, भर के उसको सबमिट कर सकते हैं। वो सीधे आपके बूथ के BLO ऐप पे रिफ्लेक्ट होगा और BLO उसको वेरीफाई करके डिजिटाइज कर देगा। तो ऑनलाइन भी एनुमरेशन फॉर्म को सबमिट करने की व्यवस्था है, ऑफलाइन भी आपको फॉर्म दिया गया है, आप BLO को फॉर्म साइन करके जमा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इस कार्य में सहयोग करें। अगर आपका 2 जगह पे वोट बना हुआ है तो कृपया करके केवल एक जगह पे ही आप अपने वोटर जो एनुमरेशन फॉर्म है उसको वेरीफाई करके सबमिट करें। दूसरी जगह पे ये लिख दें कि आप फला विधानसभा के फला बूथ के वोटर्स हैं और वो आप अपने BLO को उपलब्ध करा दें, ताकि वहाँ से आपके नाम को हटाया जा सके, जिससे कि हमारी वोटर लिस्ट दुरुस्त हो सके। तो मैं SIR के इस जो महाअभियान चल रहा है इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सर, BLOs को लेकर के कार्यप्रणाली को लेकर के कई बातें आ रही हैं, लेकिन BLOs को सम्मानित भी किया गया है आपके द्वारा, किस तरह से ये कार्य किया जाए? देखिए, अब हमारे ज़िले में 4700 से ज़्यादा BLO हैं, 4716 BLOs हैं और कुछ BLO उसमें से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, अभी परसों शाम को हम लोगों ने 18 ऐसे BLOs को सम्मानित किया जिन्होंने अपना 100% फॉर्म को डिजिटाइज़ कर दिया है। उनको सम्मानित किया गया, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह को सोशल मीडिया में भी दिया गया, न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, ताकि बाकी BLO मोटिवेट हो सकें। यहाँ पे कुछ BLO ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल 10 से 15% ही काम किया है। तो नो डाउट कुछ BLOs बहुत अच्छे हैं, कुछ BLO को थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ऐसे BLOs को चिन्हित करके हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मैन पावर, खास करके कुछ शिक्षक और कुछ नगर निगम के कर्मचारियों को
उनके साथ लगाया है, जिससे कि वो लोग भी तीव्र गति से अपना काम कर सकें। लेकिन इन जनरल बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं हमारे BLOs, उनमें उत्साह है और हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। सब एक दूसरे को सपोर्ट करके और काम को तेज़ गति से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA द्वारा कुंभ निर्माण कार्यों में टेंडर प्रक्रिया के बावजूद टेंडरों में टेम्परिंग किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। एक फर्म के प्रोप्राइटर उपेंद्र नारायण पांडेय और उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उच्च अधिकारियों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कंपनी के लीगल एडवाइजर ने बताया कि टेंडर खोलते समय बीडर कंपैरेटिव चार्ट में हेरफेर की जा रही है, जिससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ रहा है। वार्ता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है टेंडर में, किस तरह से टेम्परिंग ऑनलाइन हो रही है, किस तरह से आपका नुकसान हो रहा है, क्या पूरा मामला है? प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव और मुख्य अभियंता के द्वारा महाकुंभ के दौरान ई टेंडरिंग में टेम्परिंग करके, जैसे 4 लोगों ने टेंडर डाला तो 20 लोग टेंडर की ये है, किसी ने 10, 15, 20, 25 डाला, तो ये उसी समय टेम्परिंग करके 25 वाले को टेंडर मिला तो उसको जो तीसरा है उसके सिमिलर ले जाके पेमेंट करके बीच में घोटाला कर रहे हैं ठेकेदारों से मिलके प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा। ऐसे ही 29-30 मामलों में मेरे पास एविडेंस है, 29-30 मामलों को मैंने उठाया और जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज कमिश्नर साहब को, मुख्य सचिव साहब को हमने प्रार्थना पत्र भी दिया, RTI के भी माध्यम से हमने सूचना मांगी, लेकिन उस पे अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और उन 29-30 जिसपे हमने इनसे सूचना मांगी है उस पे इनकी फाइनल चार्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई, लेकिन अन्य टेंडरों में इनकी फाइनल चार्ट अपडेट है। तो आपके जो क्लाइंट है उनको किस तरह का नुकसान हो रहा है, कितनी समस्या हो रही है, मुख्यमंत्री से क्या मदद की गुहार लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री इतना मदद की अपेक्षा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से रिकवरी करके उनके ऊपर FIR पंजीकृत करवाएं और विभागीय कार्यवाही करते हुए इनको पदमुक्त करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी, एडवोकेट। मैं आपके क्या नाम है? अंबिका कंस्ट्रक्शन का मैं एडवोकेट हूं, इस नाते मैं यहाँ उपस्थित हूं। 14 घंटे न जमा होंगे बिजली के बिल, न रिचार्ज होंगे मीटर। लखनऊ यूपी पावर कॉरपोरेशन के द्वारा रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में OTS के विवरण को अपग्रेड करने के लिए लखनऊ समेत प्रदेश भर में 29 नवंबर की रात 10 बजे से बिजली उपभोक्ता सेवाएं 14 घंटे तक ठप रहेंगी। इस दौरान न तो ऑनलाइन बिल जमा होंगे और न ही मीटर रिचार्ज हो सकेंगे। उपभोक्ता अपने मीटरों को 29 नवंबर को रात 10 बजे से पहले रिचार्ज कर सकते हैं। इस संबंध में शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता IT अरविंद सिंह के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक 29 नवंबर की रात 10 से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक उपभोक्ता संबंधी कोई काम न तो कार्यालय में होगा और न ही ऑनलाइन। उन्होंने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025-25 OTS नियम और निर्देश को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में फीड करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम को ठप किया गया है। फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जमीन हड़पने का खेल जारी, पीड़ित पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज। पीड़ित को हाईकोर्ट से मिली राहत। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटहुला गौसपुर तहसील सदर में एक गंभीर भूमि विवाद सामने आया है। जमीन मालिक ब्रह्मानंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनकी खरीदी और रजिस्टर्ड जमीन पर कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया है और अब वहां निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता कर उन्होंने मामले का विस्तृत विवरण साझा किया। पत्रकारों से बातचीत में ब्रह्मानंद मिश्रा ने बताया कि संबंधित भूमि उनकी विधिवत रजिस्ट्री की हुई संपत्ति है और उस पर उनका वैध कब्जा भी था, लेकिन एक महिला द्वारा रजिस्ट्री दिखाकर उनकी बाउंड्री तोड़ दी गई और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी जारी किए थे। हमारी जमीन कटहुला गौसपुर थाना एयरपोर्ट प्रयागराज, वहाँ पे अराजी संख्या 1089 हमारी 11 बिस्वा ज़मीन है, जिस पे हमारी बाउंड्री वाल बनी हुई थी, जिस पे एक फर्जी रजिस्ट्री करा के अंजू देवी, पति का नाम उनके शिव कुमार है, और वो किसान यूनियन के माध्यम से हमारी बाउंड्री तोड़कर हमारी ही ईंटें से, हमारी ही बालू से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन खड़ा किया
और हमने थाना एयरपोर्ट से 3 बार एप्लीकेशन दिया। 112 नंबर कितने बार आई, कितने बार हम वहाँ प्रताड़ित हुए। इसके बाद हमारी नहीं सुनी गई, हमारी ज़मीन कब्जा कर ली गई हमारे ही ईंटों और हमारे ही मटेरियल के द्वारा। और उसके बाद थाना एयरपोर्ट में जब हम कई बार एप्लीकेशन देते थे, कई बार शिकायत करते थे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि वो हरिजन थे, मैं जनरल कास्ट का था, तो हमेशा मुझे धमकी दी जाती थी कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। और एक बार फिर से हमने वहाँ दबाव बनाया थाने पे, तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा हरिजन एक्ट लगवा दिया, 1-2 धारा और लगवा दी। और उसके बाद फिर हमने जिलाधिकारी महोदय से 26/6 को हमने वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी महोदय मादड़ साहब थे, उन्होंने कहा 3 दिन में आपकी सुनवाई हो जाएगी। और डीएम कार्यालय में भी उसका कोई एक आदमी है जिसने एप्लीकेशन को प्रभावित किया, समय से एसीपी साहब को नहीं भेजा गया, ना ही आईजीआरएस पोर्टल में चढ़ाया गया। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर से उस मकान में पहले हमारे ईंटों द्वारा काम लगा था, अब वो फिर से सीमेंट कंक्रीट की पाइलिंग करके मकान बनवाया जा रहा है। हमारे ऊपर जो फर्जी मुकदमा लाद दिया गया, उसके बाद हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया, हमको हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हमारी ज़मीन पे लगातार कब्जा कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन किसी तरह उन गुंडों से, अराजक तत्वों से छुड़वाई जाए। क्योंकि वहाँ के एसएचओ भी मिले हुए हैं, पुलिस विभाग हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना तो एसडीएम के द्वारा हमको कोई रिलीफ मिली। ये थाना एयरपोर्ट का मामला है। मुख्यमंत्री जी से ये मदद की गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय मिले, 11 बिस्वा जमीन अराजक तत्वों से, गुंडों से खाली कराई जा सके। जो फर्जी रजिस्ट्री हमने नासिर इकबाल से और राहुल मिश्रा से खरीदा, उन्होंने अबू कैस से खरीदा। ये लगभग 5 चयन के बाद मैं हूँ, 5वीं रजिस्ट्री मेरी है। ब्रह्मानंद मिश्रा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।